देखिए जरा वो दरवाजा जाके बच्चों देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली थ्योरी है, उसके कुछ पॉइंट्स लिखा रहे हैं। जो थोड़ा पंखा धीमे करो, बहुत आवाज़ कर रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग वाली थ्योरी है, एक एक पॉइंट धीमे कर दो, बहुत आवाज़ कर रहा है। उसके पॉइंट्स हम लिखाने जा रहे हैं। ये आपका लेसन फर्स्ट है, पार्ट बी है। जो हम पढ़ा रहे थे कल, वो पार्ट बी का पार्ट बी है। पार्ट बी मैकेनिक्स एंड वेव्स, मैकेनिक्स एंड वेव्स, ये है पार्ट बी, मैकेनिक्स एंड वेव्स। ठीक है, इसमें लेसन फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, पूरी यूनिट लेसन है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कॉलेज में भी पढ़ोगे तो अलग अलग कंफ्यूज करोगे, तो हम पहला लेसन यूनिट फर्स्ट, पहला लेसन है डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की डायनामिक्स बताना है। ये लेसन का नाम है। बेटा ये चाय लिया ना ऊपर से। अब इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन या अप टू न्यूटन, ये आपका दिया हुआ है। पहला हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन, न्यूटन के पहले तक का, या अप टू न्यूटन, न्यूटन तक का मैकेनिक्स का डेवलपमेंट। ठीक है, मैकेनिक्स का डेवलपमेंट न्यूटन के पहले तक का। तो हम ये पॉइंट्स में लिखा देंगे जिससे तुम्हें याद हो जाए। मैकेनिक्स एरिया है फिजिक्स की, मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स फिजिक्स का वो एरिया है रिलेटेड विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। एरिया ऑफ फिजिक्स related with the motion of physical objects. Mechanics is the area of physics related with the motion of physical objects. Mechanics फिजिक्स का वो एरिया है। मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स रिलेटेड विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मोशन से रिलेटेड है। मैकेनिक्स जो है रिलेशन देता है, मैकेनिक्स give the relation, mechanics give the relation among force, matter and motion.
मैकेनिक्स गिव द रिलेशन among force, matter and motion, matter and motion, इसके बीच में वो संबंध देता है। मैकेनिक्स का ऑरिजिन जो स्टार्टिंग है वो किससे हुई? एरिस्टोटल से हुई। एरिस्टोटल ने मैकेनिक्स के विषय में स्टार्ट किया, मतलब मैकेनिक्स की उत्पत्ति जो है एरिस्टोटल, ग्रीक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल के द्वारा हुई। एरिस्टोटल के द्वारा हुई। ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स, ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स बाय एरिस्टोटल। मैकेनिक्स का जो ऑरिजिन हुआ है एरिस्टोटल की द्वारा। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑरिजिन का मैकेनिक्स का आया है। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिक्स, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिक्स आर एज फॉलोज। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मैकेनिक्स का वो इस प्रकार से है। पहले कंट्रीब्यूशन आया निकोलस कॉर्पिनिकस का, ने पहले आया एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल, फिर निकोलस कॉपरनिकस का है, निकोलस कॉर्पिनिकस का है, निकोलस कॉपरनिकस का है, कॉपरनिकस, ठीक है, कॉपरनिकस का है। फिर आया, भाई इस क्रम में लोगों ने काम किया, पहले एरिस्टोटल ने किया, फिर निकोलस कॉर्पिनिकस ने किया, फिर टाइको ब्रा ने किया, टाइको ब्रा ने किया, फिर टाइको ब्रा के बाद आए आपके जॉनस केपलर, जॉनस केपलर ने किया है। फिर आए आपके गैलीलियो गैलीली ने किया है। गैलीलियो गैलीली ने किया है, गैलीली ने किया है, गैलीलियो गैलीली ने किया है, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल इन सब के बाद लास्ट में आए हैं न्यूटन। न्यूटन तो जो मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, न्यूटन की मैकेनिक्स मान के चलते हो, उसके पहले आपके एरिस्टोटल ने किया, मतलब अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। निकोलस कॉर्पिनिकस ने किया, टाइको ब्रा ने किया, फिर जॉनस केपलर ने किया, गैलीलियो गैलीली ने किया, ठीक है। अब देखिएगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन या अप टू न्यूटन, ठीक है। न्यूटन तक मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। पहला है मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स रिलेटेड विद द मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का एरिया है
रिलेटेड है मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, मैकेनिक्स गिव द रिलेशन एमंग फोर्स, मैटर एंड मोशन। मैकेनिक्स ने रिलेशन दिया है फोर्स के, मैटर के और मोशन के बीच में। ठीक है, फोर्स, मैटर और मोशन के बीच में रिलेशन दिया। अब ऑरिजिन ऑफ मैकेनिक्स बाय एरिस्टोटल। मैकेनिक्स का ऑरिजिन किसके द्वारा हुआ? एरिस्टोटल के द्वारा हुआ। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिक्स आर एज फॉलोज। एरिस्टोटल के द्वारा आया, निकोलस कॉर्पनिकस के द्वारा आया, टाइको ब्रा के द्वारा आया, जॉनस केपलर के द्वारा आया, गैलीलियो गैलीली के बाद आया, फिर उसके बाद आपका न्यूटन का लॉ है। अब आइए, न्यूटन ने ही जो फाउंडेशन रखी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की है। जो इस मैकेनिक्स के आगे एक ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स। उस क्लासिकल मैकेनिक्स की का बेस न्यूटन ने ही बनाया है। ठीक है, न्यूटन form the base of classical mechanics। न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस रखा है। अब एरिस्टोटल की फिजिक्स को एरिस्टोलियन फिजिक्स कहा जाता है। एरिस्टोटल द्वारा जो फिजिक्स डेवलप हुई उसे हम एरिस्टोलियन फिजिक्स कहते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, एरिस्टोलियन फिजिक्स। एरिस्टोलियन फिजिक्स। एक मिनट जरा सा रुकना इसकी। एरिस्टोलियन फिजिक्स, LIAN। एरिस्टोलियन फिजिक्स, ये एरिस्टोटल की फिजिक्स वो कहलाती है एरिस्टोलियन फिजिक्स। एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोलियन फिजिक्स है। एरिस्टोटल की जो फिजिक्स है, ठीक है, वो किसने दी थी? एरिस्टोटल ने दी थी। ठीक है, और इस एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलॉसफर थे। एरिस्टोटल वाज ए ग्रीक फिलॉसफर। पहला पॉइंट दे रहे हैं, एरिस्टोटल was the Greek philosopher। ग्रीक फिलॉसफर, ग्रीक फिलॉसफर, ये ग्रीक फिलॉसफर थे। ये ग्रीक फिलॉसफर थे, ग्रीक फिलॉसफर एंड एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोनॉमर थे। ग्रीक फिलॉसफर और एस्ट्रोनॉमर। एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक फिलॉसफर थे। ग्रीक फिलॉसफर मतलब ग्रीक एक जगह का नाम है, उसके वो एक दार्शनिक थे। दार्शनिक वो जो होते हैं जो जैसे आप लोग को एक इमेजिनेशन कराएं कि इस
जो नई लोग बताते हैं कि भाई अपने यहाँ तो कम है, अपने यहाँ ज़्यादातर लोग अलग चीज़ बताते हैं। अब देखते होंगे ना कि जो लोग आतंकवादी बन जाते हैं तो उनको कैसे समझाया जाता है कि भाई आप यहाँ पे ऐसा अच्छा अगर ये करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत कहते हैं, जन्नत मिलेगी, है ना। इस टाइप से वो आपका आगे का भविष्य बहुत अच्छा, जो बम बन जाते हैं, मानव बम नहीं बन जाते हैं, तो उनको आगे का वो फ्यूचर ऐसा समझा देते हैं। हाँ, तो ये जो आप अपने यहाँ पे वो हैं ओशो रजनीश, वो भी एक फिलॉसफर ही थे। मतलब आपको इमेजिन कराना, आपको इमेजिनेशन कराना, और जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो बताता है वो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है, ठीक है, खगोली वैज्ञानिक। तो ये एक खगोली वैज्ञानिक थे और फिलॉसफर थे। फिजिक्स जो है, कहते हैं लोग, फिजिक्स की शुरुआत फिलॉसफर से हुई, और फिजिक्स जब बहुत आगे जाओगे तो एक फिलॉसफी बन जाती है। तो वही फिलॉसफर हैं, ये दार्शनिक हैं, वो अपना इमेजिनेशंस कराते हैं। अब देखिए, एरिस्टोटल के जितने भी लॉज हैं वो नेचर से रिलेटेड हैं। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ एरिस्टोटल रिलेटेड विथ नेचर। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल, all principles of Aristotle are related with nature. All principles of Aristotle related with nature. All principles of Aristotle are related with nature. जितने भी प्रिंसिपल्स हैं एरिस्टोटल के, नेचर से रिलेटेड, आर रिलेटेड विथ नेचर। अब एरिस्टोटल ने इस पूरे यूनिवर्स को दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एरिस्टोटल डिवाइडेड द यूनिवर्स in two regions. Aristotle divided the universe in two regions. यूनिवर्स को दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एरिस्टोटल डिवाइडेड द यूनिवर्स इन टू रीजन। पहला है टेरेस्ट्रियल स्फीयर। टेरेस्ट्रियल स्फीयर, टेरेस्ट्रियल स्फीयर है, और दूसरा है सेलेस्टियल स्फीयर। इस यूनिवर्स को उन्होंने दो रीजन्स में डिवाइड किया, एक टेरेस्ट्रियल स्फीयर और एक सेलेस्टियल स्फीयर। जो यूनिवर्स है उसे दो स्फेरिकल रीजन्स में, ठीक है। एरिस्टोटल डिवाइडेड द यूनिवर्स इन टू स्फेरिकल रीजन्स कर दो, स्फेरिकल रीजन्स। इन्होंने स्फेरिकल रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एक टेरेस्ट्रियल स्फीयर है और एक सेलेस्टियल स्फीयर। अब आ जाइए टेरेस्ट्रियल स्फीयर। पहला देखिए, टेरेस्ट्रियल स्फीयर। जैसे आप कहें तो ये एक तरीके से एक ऐसा गोला है जो एक तरीके से नर्क लोक है,
ठीक है, मतलब जो नष्ट हो सकता है, ठीक है। और सेलेस्टियल स्फीयर समझो स्वर्गलोक है, इमेजिन वाला एक एरिया है। ये है सब ल्यूनरी रीजन, वो है सुपर ल्यूनरी रीजन। मतलब इस एटमॉस्फियर के दो रीजन्स मान लिए, एक जो एक्चुअल वे का है तो वो है टेरेस्ट्रियल, और जो एक इमेजिनरी बिल्कुल काल्पनिक वस्तुओं से बना है वो है आपका सेलेस्टियल। तो ये है आपका सुपर सब ल्यूनरी रीजन, सब ल्यूनरी रीजन, टेरेस्ट्रियल स्फीयर सब ल्यूनरी रीजन है। टेरेस्ट्रियल स्फीयर के सेंटर पे अर्थ है, ठीक है। कॉन्सिस्ट अर्थ एट ए सेंटर, कॉन्सिस्ट अर्थ एट ए सेंटर, सेंटर पर अर्थ है, कॉन्सिस्ट ऑफ ए अर्थ एट ए सेंटर। अर्थ जो है, अर्थ सराउंडेड बाई, अर्थ घिरी हुई है सराउंडेड बाई कॉन्सेंट्रिक सेल्स ऑफ वाटर एयर एंड फायर। जैसे ये है अर्थ, इसके चारों तरफ ये वाली वाटर की है, वाटर वाली, इसके बाद आगे ये वाली एयर की लेयर है। एयर की, फिर उसके बाद अब है फायर की लेयर, फायर आग की लेयर है। 3 लेयर मानी है। टेरेस्ट्रियल स्फीयर में अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ लेयर है, स्फेरिकल लेयर्स। पहली लेयर है आपकी वाटर की, फिर आपकी है एयर की, फिर है आग की। तो ये है वाटर की लेयर, ये है एयर की लेयर, फिर वो है फायर की लेयर। टेरेस्ट्रियल स्फीयर नष्ट हो सकता है किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। टेरेस्ट्रियल स्फीयर इनहैबिटेड बाय ह्यूमन, इनहैबिटेड या डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमन, डिस्ट्रॉय बाय द ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकता है, आदमी के द्वारा वो नष्ट हो सकता है। तो कहते थे ना कि नरक लोक में, मतलब पृथ्वी लोक समझिए, जो भगवान के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी लोक है वो नष्ट हो सकता है, वही सही टेरेस्ट्रियल स्फीयर नष्ट हो सकता है। और ये करप्टेबल है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। करप्टेबल, ये करप्टेबल है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं।
अब आ जाइए सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल स्फीयर सुपर ल्यूनरी रीजन है। सेलेस्टियल स्फीयर सुपर ल्यूनरी। दूसरा देखो, सेलेस्टियल स्फीयर, ये बच्चों सुपर ल्यूनरी रीजन है। सुपर ल्यूनरी रीजन है, सुपर ल्यूनरी रीजन है, ये सुपर ल्यूनरी रीजन है। ये सेलेस्टियल स्फीयर, भाई पूरी थ्योरी हो जाती कहाँ तक याद कर पाओगे? ऐसे पॉइंट्स में बता दिया तो आपको याद भी बना रहेगा। ठीक है कि भाई टेरेस्ट्रियल स्फीयर सब ल्यूनरी रीजन है। आप लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, टेरेस्ट्रियल स्फीयर इज ए सब ल्यूनरी रीजन, सेलेस्टियल स्फीयर इज ए सुपर ल्यूनरी रीजन, ये लिख दोगे। है टेरेस्ट्रियल स्फीयर कॉन्सिस्ट करता है अर्थ को, ठीक है, एट ए सेंटर। सेलेस्टियल स्फीयर कॉन्सिस्ट ऑफ द अर्थ एट द सेंटर। अर्थ जो है कॉन्सेंट्रिक सेल्स वाटर की, एयर की और फायर की, उसके चारों तरफ लेयर्स होती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमन, आदमी के द्वारा नष्ट हो सकता है, और करप्टेबल है, ये इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है, नष्ट हो सकता है, ह्यूमन के द्वारा हो या कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। सेलेस्टियल स्फीयर सुपर ल्यूनरी रीजन है, सुपर एकदम आइडियल टाइप का। ये हेवनली बॉडीज़, हेवनली बॉडीज़ मतलब वो बॉडीज़ जो जादुई होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हैवी बॉडीज़ नहीं, हेवनली बॉडीज़, जादुई वस्तुओं से बना है। तो देखिए, सेलेस्टियल स्फीयर is formed by heavenly bodies, heavenly bodies जैसे सन, मून, प्लैनेट्स और स्टार। सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, इनसे बना है। ये इनकरप्टेबल है, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, सेलेस्टियल स्फीयर ये इधर लिखें, इनकरप्टेबल है, इनकरप्टेबल, इनकरप्टेबल है। ये फिफ्थ एलिमेंट से फॉर्म है। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स जो अर्थ माना गया है, वो ईथर माना गया है, उससे बना है। सेलेस्टियल स्फीयर स्वर्गलोक है, स्फीयर इज formed by fifth element of universe, fifth element of universe, that is ether. Fifth element, that is ether, that is ether. पांचवा देखिए, ये एक स्पेशल एलिमेंट है।
फिफ्थ एलिमेंट ईथर है, या आप इसे क्या कह दोगे, स्पेशल एलिमेंट। स्पेशल एलिमेंट से बना है, एलिमेंट से फॉर्म हुआ है, स्पेशल एलिमेंट से बना है। ठीक है, डिवाइन एलिमेंट जादुई एलिमेंट है। ठीक है, डिवाइन। ठीक है, अब देखिए पांचवा पॉइंट, सेलेस्टियल स्फीयर में जो प्लैनेट्स माने गए हैं, तो वो तो मैं लिख ही दिया है, तो ये आपका 5 पॉइंट। तो ये आपके ओवरऑल वे में, ठीक है, एरिस्टोटल के एरिस्टोलियन फिजिक्स के 2 पार्ट हैं। यहाँ तक थी एरिस्टोलियन फिजिक्स। फिर इसके बाद आपकी शुरुआत एरिस्टोलियन फिजिक्स के बाद किसका है नाम, उसके बाद देखिए किसका नाम है, निकोलस कॉर्पनिकस का, उन्होंने दिया। फिर टाइको ब्रा है, फिर जानस कैपिलर है। अब आ जाइए निकोलस कॉर्पनिकस, कॉपरनिकस। निकोलस कॉर्पनिकस के अकॉर्डिंग, निकोलस कॉर्पनिकस के अकॉर्डिंग, निकोलस कॉर्पनिकस जो थे, उन्होंने बताया कि आपकी यहाँ पर टेरेस्ट्रियल स्फीयर में हमने अर्थ सेंटर पे मान लिया है। इन्होंने कहा अर्थ सेंटर पे होता है, उसका मतलब होता है जियोसेंट्रिक, और सन सेंटर पे होता है तो वो कहलाता है हेलोसेंट्रिक। तो इन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स के सेंटर पर सन है, ना कि अर्थ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू निकोलस कॉर्पनिकस, कॉपरनिकस, यूनिवर्स having sun at the center, यूनिवर्स हैविंग सन एट द सेंटर, यूनिवर्स के सेंटर पे सन है, दैट इज यूनिवर्स इज हेलोसेंट्रिक, यूनिवर्स हैविंग सन एट सेंटर, दैट इज यूनिवर्स इज हेलोसेंट्रिक, नॉट, ठीक है, नॉट जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ सेंट्रिक। ठीक है, ठीक है, हेलोसेंट्रिक सन सेंटर पे है। ठीक है, एंड यूनिवर्स इज नॉट जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक अर्थ एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। भाई ये आपका इसमें बता ही रहे थे अर्थ सेंटर्ड है, तो अर्थ सेंटर्ड नहीं है, ये सन सेंटर्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू निकोलस कॉर्पनिकस, यूनिवर्स हैविंग सन एट द सेंटर, दैट इज यूनिवर्स इज हेलोसेंट्रिक, and universe is not geocentric, that is earth at the center of universe।
तो ये इन्होंने किया। फिर आ जाइए, दूसरा आ गए टाइको ब्रा पर। दूसरा आपके टाइको ब्रा है ना, टाइको ब्रा पर आ गए। टाइको ब्रा ने जितने भी लॉज दिए हैं वो प्लैनेट्स के रोटेशन के लिए। टाइको ब्रा का लॉ जो है रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स के लिए है। ठीक है, तो अब आइए टाइको ब्रा। टाइको ब्रा, टाइको ब्रा, ये बहुत बड़ी थ्योरी आप बुक में पढ़ोगे ना तो 4-5 पेज की है, जो हम बिल्कुल शॉर्टकट वे में लिखा दे रहे हैं, बाकी आप लैंग्वेज बना लेंगे। ठीक है, टाइको ब्रा, टाइको ब्रा ने बताया है कि टाइको ब्रा डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार एंड सन्स। ठीक है, टाइको ब्रा डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। इन्होंने ये पोजीशन को डिस्क्राइब किया और बताया है टाइको ब्रा ने कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ऑल प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू टाइको ब्रा all planets moving around the sun in सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। अब केपलर वाला तो ध्यान ही होगा। ठीक है, केपलर ने क्या बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर किस में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इन्होंने टाइको ब्रा के ये सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को फेल किया और बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो देखिए जॉनस केपलर की थ्योरी। इन्होंने अकॉर्डिंग, मेन लॉ इनका यही है, अकॉर्डिंग टू केपलर all planets moving around the sun all planets moving around the sun in elliptical orbit, in elliptical orbit. All planets moving around the sun in elliptical orbit, and sun is the focus of the orbit. Sun is the
फोकस ऑफ द ऑर्बिट। और ये भी बताया कि ऑर्बिट के फोकस पर है सन। तो ये तो आपने केपलर में पढ़ा ही है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर, ऑल प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सन जो है ऑर्बिट के फोकस पर है। सन इज द फोकस ऑफ द ऑर्बिट। अब आ जाइए लास्ट, गैलीलियो गैलीली का क्या है। तो ये हो गया इनका, ये टाइकोब्रा का हो गया लास्ट में। गैलीलियो गैलीली, जो गैलीलियो गैलीली का है, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। इन्होंने इनर्शिया का लॉ दिया, जिसे हम गैलीलियो लॉ भी कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। गैलीलियो गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया। इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार according to this law, everybody maintain a state of rest or state of motion। प्रत्येक बॉडी मेंटेन करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को। स्टेट ऑफ रेस्ट को, एक मिनट, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को, until some external force is applied on it। बच्चों यहाँ तक। अब आपको हम कब, नेक्स्ट टर्न मतलब कल नहीं, जब थर्सडे को आओगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ाएंगे। ये आपका ठीक है। अब यहाँ पहुँच गए हम। ये थ्योरी भी मैंने शॉर्टकट वे में पूरी लिखा दी, ठीक है। ज़्यादा डीप जाएंगे ना तो फिर तुम लोगों को बोरियत होने लगेगी। इसमें जितना सार है, जिससे फंसो ना कभी। वैसे तो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, पर अगर पड़ गई तो उसके लिए